हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस साइंस क्लासेस। सो आई एम दीपशिखा परमार। आई होप आपने सारे पिछले लेक्चर्स लगा लिए हैं। पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? नेफ्रॉन में होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। क्यों होता है? क्योंकि नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी की सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है, जो बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड उसके सारे फंक्शंस को करती है। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। सेम एज हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। जैसे सेल जो होती है हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और नेफ्रॉन क्या है? किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सो नेफ्रॉन में ही हमारे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये क्लियर है आपको? इसीलिए तो हम बोलते हैं नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है? सो अब हम बात करें कि नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम पिछले लेक्चर में ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि नेफ्रॉन में आखिर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। एक तो होता है हमारा ग्लोमेरुलस एंड दूसरा होता है हमारा ट्यूब्यूल। ठीक है, नेफ्रॉन की अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसमें एक तो होता है हमारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर एंड दूसरा होता है हमारा ट्यूब्यूल या रीनल ट्यूब्यूल जिसे बोलते हैं हम। क्लियर है? ग्लोमेरुलस क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं, एंड ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल कैसी दिखाई देती है ये भी हम देख चुके हैं। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्लियर है? सो नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था ये हम बात कर रहे थे। तो आइए हम देखते हैं, रिवीजन करते हुए चलते हैं, ताकि जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाए, जिसे पता है उसका रिवीजन हो जाए, है ना। सो पहले तो हम बना लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कैसा दिखाई देता है? सबसे पहले होता है कप लाइक स्ट्रक्चर, हेड जिसे हम बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। ये क्या है? वोमेन कैप्सूल। क्लियर? देन यहां से आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड, ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं पीसीटी। सेम यहां से फिर बनता है लूप ऑफ हेनले, एंड लास्ट में डीसीटी, और फिर ये डक्ट जाती है फर्दर कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, सो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है तो ये देख लेते हैं। अच्छा, नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये तो आपको याद होगा। जो किडनी होती है, किडनी में प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, सॉरी पिरामिड्स। इन पिरामिड्स में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर नेफ्रॉन का पीसीटी वोमेन कैप्सूल वाला एंड डीसीटी वाला रीजन कॉर्टेक्स में, एंड लूप ऑफ हेनले मेडुला में। तो अकॉर्डिंग टू इसकी पोजीशन, अगर लूप ऑफ हेनले बहुत कम है मेडुला में तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एंड अगर ज्यादा है पेनिट्रेट, ये लूप ऑफ हेनले जो है ज्यादा इंटर है मेडुलरी रीजन में, तो इसे हम बोलते हैं जक्स्टा नेफ्रॉन ट्यूब्यूल। ठीक है, क्योंकि ये पेनिट्रेट है, अंदर तक गया हुआ है। सो ये तो पोजीशन की बात हो गई। अब बात करें हमारी ब्लड कैपिलरीज की, तो यहाँ से इंटर करती है हमारी रीनल आर्टरी और फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और ऐसे सारे नेफ्रॉन तक सब ब्रांचेस बनाती है और ब्लड प्रोवाइड करती है, साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करती है। तो ये कैसे होता है? यहाँ से एज्यूम करिए, हम इसको इलाज करके देखें कि ये जो आर्टरी है कैसी दिखाई दे रही है। यहाँ से ऐसे जाएगी, और जब ये जाएगी तो इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, आर्ट्रियोल्स,
देन यहां से ये बना लेगी एक नेटवर्क, और इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। देन यहां से ये ट्यूब पतली हो जाएगी और इसे हम बोल देंगे इफरेंट आर्टरी, आर्ट्रियोल्स। ओके, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, देन वुमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। अब नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये भी हम देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये जो हमारा क्या है ग्लोमेरुलस है, यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, रिमूव होती है एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, रिमूव होता है यहाँ से, कहाँ से, ग्लोमेरुलस से। क्योंकि अभी ये जो है एफरेंट आर्टरी पतली पतली ब्रांचेस में, मतलब कैपिलरीज में डिवाइड हो चुकी है, और कैपिलरीज से ही इजीली मटेरियल ट्रांसफर हो सकता है, फ्लूइड ट्रांसफर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो कैपिलरीज है किस टिश्यू की बनी होती है, स्क्वैमस सेल्स की बनी होती है ना। स्क्वैमस सेल से इजीली अगर किसी भी कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरी का फॉर्मेशन स्क्वैमस सेल से होता है। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि कैपिलरीज का फॉर्मेशन स्क्वैमस सेल से होता है। स्क्वैमस सेल्स की लेयर को हम बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर, ठीक है। इन्हीं के थ्रू, इनमें क्योंकि बीच में स्पेस होता है, स्पेस के कारण इजीली मटेरियल या लिक्विड ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए ये जो एफरेंट आर्टरी है, इसे पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ा और ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करना पड़ा। तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस, यहाँ से इजीली ट्रांसफर होगा। और क्या किस चीज का ट्रांसफर होगा यहाँ पर, वाटर का, ग्लूकोज का, आयंस का, यूरिया का। सो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो रिमूव हुआ ही है, और आपने क्या देखा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ साथ में ऐसी चीज ट्रांसफर हो गई जिसको ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं थी, मतलब ब्लड को इसकी जरूरत थी। ग्लूकोज को हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जिसे नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, वाटर भी बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो गया। अगर ऐसे ही 100% वाटर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो वन डे में, मतलब एक दिन में अराउंड 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और ऐसा नहीं होता है नॉर्मली हमारी बॉडी में वन डे में, अगर एक दिन की बात करें हम, तो 1 लीटर या 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है अगर नॉर्मली बात करें, ठीक है। सो वाटर तो इतना यहाँ से निकल चुका है कि कितना यूरिन बन सकता है, 180 लीटर, 180 लीटर, ये बहुत ज्यादा होता है। पर ऐसा नहीं होता है। तो दूसरा क्या स्टेप होगा इसका, यहाँ से ये जो हमारी इफरेंट आर्टरी है निकल तो गई है, और अभी ये वेन नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है, क्योंकि पहला काम तो इसने कर दिया फिल्ट्रेशन का, मतलब फिल्टर कर दिया चीजों को। दूसरा काम है इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना किडनी में नेफ्रॉन को, लेकिन अभी इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं किया है। तब ये क्या करेगी, यहाँ से जाल बनाएगी, मतलब कैपिलरीज में डिवाइड होगी। क्यों, ताकि वो ऑक्सीजन जो है उसने प्रोवाइड नहीं किया है, इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। ओके, सो यहां से ये पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड होगी, और लास्ट में ये निकल जाएगी किसके फॉर्म में, वेन बनाकर। क्लियर है। सो क्या होता है, क्या बात की तो कैपिलरीज है। अगर आपको ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, इजीली डायग्राम बनाए ताकि आपको समझ आएगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं नेफ्रॉन का। क्या है ये, पीसीटी, देन हैनले लूप, फिर यहाँ से डीसीटी, फिर कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। अभी क्या बात की हमने, यहाँ से ये कैपिलरीज का जाल बनाएंगी, और इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगी, चलो इसका मेनली फंक्शन जो था इसमें फिल्ट्रेशन कर दिया, दूसरा जो काम छूट गया था ऑक्सीजन देने का वो भी इसमें दे दिया। लेकिन क्या बात की मैंने, एक्स्ट्रा जो वाटर यहाँ से रिमूव हो चुका है ब्लड कैपिलरी से, ग्लूकोज जो रिमूव
चुका है, आयंस जो ज्यादा रिलीज हो चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, फिल्ट्रेशन हो चुका है इनका, तो इनको वापस ब्लड में जाना पड़ेगा। अब क्योंकि और कोई ब्लड वेसल्स पास में दिखाई नहीं दे रही है, तो ये जो जाल है इसको हम क्या बोलते हैं, ये नेटवर्क जो बना है हमारा, इसे हम बोलते हैं पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरे नेफ्रॉन से चिपकी होती है, घूमी होती है, इसलिए पेरिट्यूब्युलर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके पास में सिर्फ पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज ही दिखाई देती हैं। तो ये जो पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज हैं, यहाँ से ये जो चीजें ज्यादा रिमूव हो चुकी है वापस से चली जाएंगी ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। और ब्लड कैपिलरीज में वापस जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल चुका है, जैसे नहीं निकलना चाहिए था, जाने की प्रोसेस को, वापस ब्लड कैपिलरीज में जाने की प्रोसेस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्यूब्युलर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ट्यूब्यूल के थ्रू रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड कैपिलरी में। सो दिस स्टेप को क्या कहेंगे, दिस स्टेप इज ट्यूब्युलर रीएब्जॉर्प्शन। देन उसके बाद यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन तो हो गया और यहाँ से चीजें अनवांटेड चीज मतलब एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट निकल चुका है, लेकिन अभी भी 100% एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट यहाँ से नहीं निकला है, कुछ अभी इसमें एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट है। सो यहाँ से जो बचा हुआ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वापस से चला जाएगा हमारा पीसीटी में। सो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्यूब्युलर सिक्रीशन, क्योंकि ट्यूब्यूल के दौरान पे सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, इसके थ्रू ही ये सिक्रीट होगा, इसलिए इसे हम बोलेंगे ट्यूब्युलर सिक्रीशन। तो आई होप आपको समझ में आए ये प्रोसेस, और ये लास्ट प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के बाद मतलब फिल्ट्रेशन, देन एक्स्ट्रा चीज जो निकल चुकी वापस जाएंगी कैपिलरीज में, तो इसे बोलेंगे ट्यूब्युलर रीएब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट स्टेप्स ट्यूब्युलर सिक्रीशन। इसके बाद हमारी यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से यूरिन फॉर्म हो चुकी है, कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच चुकी है। तो ये है स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर हम स्टेप्स की बात करें यहाँ इसकी स्टेप्स की यूरिन फॉर्मेशन की, तो फर्स्ट स्टेप्स इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। एंड सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप है ट्यूब्युलर रीएब्जॉर्प्शन। और लास्ट स्टेप की बात करें तो ट्यूब्युलर सिक्रीशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी आपको दिखाई देने लगा है, और इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली मेनली 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। क्लियर। सो अब हम देख चुके हैं 3 स्टेप, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूब्युलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्युलर सिक्रीशन। सो अब हमें बेसिकली देखना जरूरी है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ग्लोमेरुलस का क्या इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें कैसे कैसे फंक्शंस हो रहे हैं, इसके कारण चीजें इजीली फिल्टर हो पा रही हैं। ये तो हमें समझ में कैपिलरी है इसलिए इजीली ट्रांसफर हो सकता है, और कैपिलरीज में स्क्वामस सेल होते हैं इसलिए। तो हम देखेंगे आज ग्लोमेरुलस। तो ये तो हमारा पिछला टॉपिक हो गया यूरिन फॉर्मेशन, जो हम समझ चुके हैं एंड इसका रिवीजन भी कर चुके हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे ग्लोमेरुलस। अब हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर कैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इजीली चीजें ट्रांसपोर्ट हो जाती है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन तो हम समझते हैं फर्स्ट स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स कैसे फॉलो होता है ये चीज देखना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जो यूरिन फॉर्मेशन है वो नेफ्रॉन में तो होता है, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, और जो यूरिन फॉर्मेशन है 3 स्टेप्स में होता है। बेसिकली पहली स्टेप है हमारी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन ट्यूब्युलर सिक्रीशन एंड ट्यूब्युलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्युलर सिक्रीशन।
इन 3 स्टेप्स के थ्रू होता है हमारे यूरिन फॉर्मेशन, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसके थ्रू होता है हमारा यूरिन का फॉर्मेशन। अब क्योंकि पहला स्टेप्स है क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है। तो आइए अब हम बना लेते हैं ग्लोमेरुलस। इससे पहले हमें बनाना पड़ेगा वॉर्मिंग कैप्सूल, जिसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी कलर से इसके ऊपर होती है हमारी क्या, पुराना वही स्ट्रक्चर, एफरेंट आर्टरी, देन इफरेंट आर्टरी, और ये इफरेंट आर्टरी। क्या है, एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टेरियोल्स, एंड ये क्या है हमारा ग्लोमेरुलस। ओके, सो अब हम बात करें स्ट्रक्चर की इंटरनल, मतलब ग्लोमेरुलस जो फंक्शन करता है, कैसे पॉसिबल है, कैसे हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, एक टाइप की क्या है, ब्लड कैपिलरी है, और हम जानते हैं ब्लड कैपिलरी बनती है स्क्वैमस सेल से। सो इसमें भी क्या होंगी हमारी स्क्वैमस सेल, इस टाइप से अरेंज होंगी। इन सब में होंगी हमारी स्क्वैमस सेल, और स्क्वैमस सेल से बनी हुई इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एंडोथीलियल। ओके, एंडोथीलियल है, एंडोथीलियम, थीलियल। सो क्या बात की हमने, सारी कैपिलरीज जो होती हैं स्क्वैमस सेल्स की मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, और इस मेम्ब्रेन को, जो स्क्वैमस सेल की मेम्ब्रेन, इसे हम बोलते हैं एंडोथीलियल मेम्ब्रेन या एंडोथीलियल कवरिंग। ठीक है, तो ये जो एंडोथीलियल लेयर होती है, कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, कुछ स्पेशल टाइप की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, चीजें छनती हैं, बाहर निकलती हैं। सो नॉर्मली हमारी स्क्वैमस सेल्स ऐसी होती है, लेकिन इन स्क्वैमस सेल में यहाँ पर छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं एक स्क्वैमस सेल में, और पूरी ऐसी कवरिंग, मतलब मेम्ब्रेन में बहुत सारे होल होंगे, पोर्स होंगे। तो ये जो पोर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। क्लियर? ये जो पोर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, और क्योंकि ये फेनेस्ट्रा प्रेजेंट है इसलिए हम बोलेंगे इसे फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल। नॉर्मली जो स्क्वैमस सेल्स की मेम्ब्रेन है उसे एंडोथीलियल बोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ पोर्स हैं, ज्यादा पोर्स हैं, जिन पोर्स को हम बोलते हैं, होल्स को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल।
क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया क्या बात की हमने ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर की, कि इसमें अगर जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है, जाल बनाती कैपिलरीज होती हैं, ये जो ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करती हैं, नॉर्मली स्क्वैमस सेल से बनती है। इन्हें इन स्क्वैमस सेल की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एंडोथीलियल, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पोर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या बोलेंगे इसे फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल, ठीक है। अब फेनेस्ट्रेटेड जो एंडोथीलियल है इसके आउटर साइड पे कवरिंग होगी, मतलब बाहर साइड में जो ग्लोमेरुलस है इसके बाहर साइड एक मेम्ब्रेन होगी, कवरिंग होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जिसने सारे पिछले लेक्चर कंटिन्यू लगाए हैं उसको इजीली ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है? ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो क्या बात होती है यहाँ से, पहले तो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल, किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ट्रांसफॉर्म होती है यहाँ से चीजें छनती है, फिल्ट्रेट होती हैं। सबसे पहले फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम से क्रॉस करेंगी, मतलब फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल को क्रॉस करेंगी, देन उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगी। लेकिन अब लास्ट बात होती है इसकी वॉर्मिंग कैप्सूल की। यहाँ पर भी स्क्वैमस सेल्स प्रेजेंट होंगी, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वैमस सेल्स इसकी इंटरनल साइड में प्रेजेंट होंगी। देखो टू टाइप की, जो इंटरनल साइड में उसे क्या बोलेंगे हम विसेरल, और जो एक्सटर्नल साइड में उसे बोलेंगे हम पैराइटल। तो यहाँ पर जो इंटरनल साइड में यहाँ पर स्क्वैमस सेल्स होती हैं, कुछ मॉडिफाई होती हैं, वो मॉडिफाई ऐसे होती हैं कि कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, प्रोजेक्शन, और इसको ऐसे बाइंड कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, ये यहाँ पर ऐसे, मतलब ऐसे पकड़ लेती है। जैसे ये ब्लड कैपिलरी, तो इसको ऐसे पकड़ के रखेंगी, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड टाइप की है और इसके पेयर टाइप के दिखाई दे रहे हैं, फिंगर पेयर टाइप के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे पोडोसाइट, पेडिसिल या पेडाइसिल, ठीक है। पोडोसाइट पेडाइसिल, ये कैसे दिखाई देती हैं, कुछ ऐसे, पोडोसाइट पेडिसिल। और ये अगर ये नॉर्मली ऐसी, लेकिन अगर बात करें हम तो ये ऐसे दिखाई देती है, और ब्लड कैपिलरी मतलब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज को ऐसे जकड़ के रखती हैं। तो जब भी फिल्ट्रेशन होता है तो सबसे पहले एंडोथीलियल लेयर, मतलब फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियल को क्रॉस करेगा, देन उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन को, और लास्ट में ये जो पोडोसाइट पेडिसिल है इसको क्रॉस करके फिर इंटर करेगा यहाँ पर फ्लूइड। तो ये देखने में सिंपल होता है, लेकिन इन तीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद फिल्ट्रेशन पॉसिबल हो पाता है। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया ग्लोमेरुलस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, और फिल्ट्रेशन में कैसे ये चीज बाहर आती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे अल्ट्राफिकेशन, फिर प्रेशर, इसके अंदर कितना प्रेशर होता है, क्योंकि फ्लूइड क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन में, और कोई भी चीज इजीली ट्रांसफर नहीं होती। ट्रांसफर तभी होती है जब प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रांसफर होती है। और हम जानते हैं ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी में कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर होगा। ब्लड प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर जो ब्लड के थ्रू वॉल्स पर लगाया जाता है चारों तरफ, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के कारण ये ट्रांसफर होगा। तो ये कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तो अल्ट्राफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। ग्लोमेरुलस इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन कैसे होता है, और यूरिन फॉर्मेशन भी आपको इजीली समझ में आ गया है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।